हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियोस आपकी पढ़ाई में कुछ मदद कर रहे होंगे। मैंने अभी तक जो वीडियोस भेजे हैं, यदि उनमें आपको कुछ कमी लगी हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट फ़ोन के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। आज हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो बना रहे हैं या केमिस्ट्री के लिए हम लोग एक चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है रासायनिक बलगतिकी। ध्यान देना जरा, हमारे आज के चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स है ना, ये है अपना आज का टॉपिक, आज का चैप्टर रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम आपसे बात करें रासायनिक बलगतिकी के ही बारे में कि रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। ध्यान देना बेटा, रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री या जो हमारी भौतिक रसायन है, फिजिकल केमिस्ट्री या जो हमारी भौतिक रसायन है, इसकी एक शाखा है। जो रासायनिक बलगतिकी है बेटा, वह फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन की एक शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत हम लोग अभिक्रिया के वेग का ठीक है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का, कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि ताप, दाब, सांद्रण एवं उत्प्रेरक के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। क्लियर हुआ आपको? एक बार फिर से सुनना, फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग का, उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का, कारक कौन कौन से होता है, ताप, दाब, सांद्रण इत्यादि, एवं उत्प्रेरक के प्रभाव का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की या फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा क्या कहलाती है, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। क्लियर हुआ आपको? ठीक। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है बेटा वो है अभिक्रिया। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अभिक्रिया। अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन, अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन। ध्यान देना, जो अभिकारक हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पहले आपको बताएं, जैसे कोई अभिक्रिया हमने आपके सामने लिखी, N2 + 3H2 इक्वल टू में ट्वाइस NH3, क्या लिखी रिएक्शन,
N2 प्लस 3H2 इक्वल टू में ट्वाइस NH3। ये रिएक्शन हमने आपके सामने लिखी है। इसमें जो बाईं ओर पदार्थ लिखे हुए हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो दाईं ओर पदार्थ लिखे हैं वो उत्पाद कहलाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्लियर है? और बड़े सिंपल सी बात है, अभिकारक से उत्पाद के बनने की घटना, अभिकारक से उत्पाद के बनने की घटना अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोलेंगे हम लोग? अभिकारक से उत्पाद के बनने की घटना क्या कहलाती है? अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात। अभिकारक से उत्पाद के बनने की घटना अभिक्रिया कहलाती है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं या बनते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है? अभिक्रिया लिखते समय बेटा ध्यान रखना कि हमेशा अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया लिखते समय अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, उत्पादों को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, और अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम एक तीर के चिन्ह को क्या करते हैं? लगाते हैं। काय के चिन्ह को? तीर के चिन्ह को, जिसकी जो दिशा है वो हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर होती है। जिसकी दिशा कहां से कहां होती है? अभिकारक से उत्पाद की ओर होती है। बोलो, क्लियर है? ठीक। अब हम आपसे बात कर रहे हैं अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। अब हम आपसे आज बात कर रहे हैं अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देखो, वैसे तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम आपसे बात कर रहे हैं। वैसे तो देखो अभिक्रियाओं के कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन हम केवल एक प्रकार का अध्ययन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभिक्रिया के वेग के आधार पर। अभिक्रिया के वेग के आधार पर ध्यान देना, यहां पे हम केवल एक प्रकार से अभिक्रियाओं को पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण। वेग के आधार पर, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की हो जाएंगी। कौन कौन सी? पहली है तीव्र अभिक्रियाएं। पहली है तीव्र अभिक्रियाएं। दूसरी है अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाएं। और तीसरी है मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं, या इन्हीं को हम लोग बोल देंगे सामान्य अभिक्रियाएं। सामान्य अभिक्रियाएं। सबसे पहले बेटा बात करो तीव्र अभिक्रियाओं की। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यधिक तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, अत्यधिक तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, वे तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में, इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में लगभग 10⁻³ सेकंड का क्या होता है? समय लगता है। इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में भैया याद रखना,
लगभग 10⁻³ सेकेंड का क्या होता है, समय लगता है। ये अभिक्रियाएं कहलाती हैं तीव्र अभिक्रियाएं। भैया हम लोग इन अभिक्रियाओं का अध्ययन नहीं कर सकते। हम इन अभिक्रियाओं का स्पष्ट बोल रहे कि कोई अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तीव्र अभिक्रियाओं के अंतर्गत कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं? आयनिक अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? आयनिक अभिक्रियाएं इनके अंतर्गत आती हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक, उनके द्वारा की जाने वाली अभिक्रियाएं जो होती हैं वे आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं और आयनिक अभिक्रियाएं इनके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि उदासीनीकरण है, जैसे कि अवक्षेपण की क्रियाएं हैं, वे इनके अंतर्गत आती हैं। क्लियर है? ध्यान रखना भैया। हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो अति तीव्र अभिक्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। दूध में हम नींबू को निचोड़ते हैं या नींबू के रस को डालते हैं, तो जब हम दूध में नींबू के रस को डालते हैं तो दूध फट जाता है। दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है ना। आपने देखा होगा कि जब हम नींबू को उसमें निचोड़ते हैं तो हम नींबू को रख भी नहीं पाते और दूध उससे पहले ही क्या हो जाता है, फट जाता है। यानी कि ये अभिक्रिया इतनी तेज गति से हुई, बहुत तेज गति से अभिक्रिया हुई, तो ये कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी? तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। हम इस प्रकार की अभिक्रियाओं का कोई अध्ययन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं हम अतिमंद अभिक्रियाओं की। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यधिक मंद गति से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यधिक मंद गति से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, वे अभिक्रियाएं अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में कई घंटों या कई दिनों का समय लगता है। इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में भैया कई घंटों और कई दिनों का क्या होता है, समय लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपको पता होना चाहिए कि लोहे पे जो जंग लगती है वो एक दिन में नहीं लगती, 10 दिन या 5 दिन में लगती, सालों में लगती है। तो एक अभिक्रिया के पूर्ण होने में काफी समय लग रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी अतिमंद अभिक्रिया। हम इन अभिक्रियाओं का भी क्या नहीं कर सकते, अध्ययन नहीं कर सकते। हम इन अभिक्रियाओं का भी क्या नहीं कर सकते, अध्ययन नहीं कर सकते। हमारे रसायन विज्ञान में जो भी नियम है वो ना तो अति तीव्र अभिक्रियाओं के लिए होंगे और ना ही अतिमंद अभिक्रियाओं के लिए होंगे, है ना। अतिमंद अभिक्रियाओं का एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया होती है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, जिसमें जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया भी एक अतिमंद अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। ध्यान रखना, अतिमंद अभिक्रिया का। अब अति तीव्र अभिक्रियाओं और अति मंद अभिक्रियाओं, इन दोनों के बीच में कुछ अभिक्रियाएं या अधिकांश अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक निश्चित दर से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। हम इन्हीं अभिक्रियाओं का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, मंद अभिक्रियाएं या सामान्य अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान देना बेटा, तीव्र अभिक्रियाओं और अतिमंद अभिक्रियाओं, इन दोनों के बीच में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सदैव एक निश्चित दर से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं।
इनका वेग ना तो एकदम अधिक है और ना ही एकदम कम है, यानी कि दोनों के बीच में है। हम इनका अध्ययन कर सकते हैं, इन पर अपने नियमों को लागू कर सकते हैं, इन पर हम ताप दाव के प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रियाएं या सामान्य अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बोलो, क्लियर हुआ? ये जो अभिक्रियाएं हैं, इनके दौरान कई पुराने बंध क्या होते हैं? टूटते हैं। पुराने बंध क्या होते हैं? टूटते हैं। और कई नए बंधों का क्या होता है? निर्माण होता है। इनके दौरान कई पुराने बंध टूटते हैं और कई नए बंधों का क्या होता है? निर्माण होता है। पुराने बंधों के टूटने और नए बंधों के बनने से ही अभिकारक जो हैं वो उत्पाद में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। पुराने बंधों के टूटने और नए बंधों के बनने से ही बेटा अभिकारक उत्पाद में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। बोलो, ये चीज आपको क्लियर हुआ? ये है अभिक्रिया के प्रकार में इसका पहला पॉइंट बनने पड़ा, वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। क्लियर है आपको? हमने आपको बताया वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। पहला, तीव्र अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यधिक तीव्र दर से संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं के संपन्न होने में बहुत कम, लगभग 10⁻³ सेकंड का ही समय लगता है। ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके अंतर्गत आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं या आयनिक अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण, अवक्षेपण की अभिक्रियाएं इनके अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखना, तीव्र अभिक्रियाओं के दौरान कोई बंध नहीं टूटते, कोई बंध नहीं टूटते। अति मंद अभिक्रियाएं आपको क्लियर होंगी और मंद अभिक्रियाएं आपको क्लियर है। क्लियर है? चलो ठीक। दूसरा जो अपना टॉपिक है वो है प्राथमिक पद तथा प्राथमिक अभिक्रियाएं। प्राथमिक पद तथा प्राथमिक अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया, ध्यान देना। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा प्राथमिक पद एवं प्राथमिक अभिक्रियाएं। प्राथमिक पद एवं प्राथमिक अभिक्रियाएं। देखो, ऐसा है कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं। क्या बोला हमने आपसे? रसायन विज्ञान के अंतर्गत कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं बेटा जो एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं बेटा एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं वे अभिक्रियाएं आपकी प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर एनो नाइट्रिक ऑक्साइड है। एनो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हम ओजोन से करा रहे हैं। ओजोन यानी कि O3। ठीक है? जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया ओजोन से कराते हैं तो इस अभिक्रिया के बाद हमें NO2 और O2 की प्राप्ति होती है। काय की प्राप्ति होती है? NO2 और O2 की। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही, तो यह अभिक्रिया आपकी प्राथमिक अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? प्राथमिक अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं वे अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
रसायन विज्ञान के अंतर्गत कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो दो या दो से अधिक पदों में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। दो या दो से अधिक पदों में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, उनको हम लोग बेटा जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं, जटिल। लेकिन इन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आने वाला जो प्रत्येक पद है, प्रत्येक पद, उस प्रत्येक पद को हम लोग प्राथमिक पद बोलेंगे। उस प्रत्येक पद को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक पद बोलेंगे। क्लियर है? क्या बोला, दोबारा बोलो। रसायन विज्ञान के अंतर्गत कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो दो या दो से अधिक पदों में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं और इन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आने वाला जो प्रत्येक पद है, प्रत्येक पद, वह क्या कहलाता है, प्राथमिक पद कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राथमिक पद कहलाता है। क्लियर? आज चला देखें, एक एग्जाम्पल है NO2 और CO के संयोग की अभिक्रिया। NO2 और CO के संयोग की अभिक्रिया देखो, पहले होता क्या है, NO2 जो है, NO2 वो NO2 से ही क्रिया करता है ना। तो इस अभिक्रिया के बाद हमें NO3 और प्लस NO की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब जो NO3 है वो CO से क्रिया करता है, तो फिर हमें NO2 प्लस CO की क्या होगी, CO2 की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो NO2 और CO2 के भी, NO2 और CO के बीच अभिक्रिया दो पदों में होती है। तो ये जो पहला पद है ये भी प्राथमिक पद कहलाएगा, ये जो दूसरा पद है ये भी प्राथमिक पद कहलाएगा, है ना। अब हम इन दोनों पदों को अगर आपस में जोड़ दें तो यह NO2 से NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा। अब बोलो क्या होगा, ये देखो ट्वाइस NO2 प्लस में CO इक्वल टू में NO, या एक NO2 से एक NO2 कट कर दो तो केवल एक NO2 बचेगा। NO प्लस में क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। क्लियर है? इस अभिक्रिया के दौरान ये जो पदार्थ है NO3, कौन, NO3, जो पहले पद में क्या हुआ है, बना हुआ है, इसको हम लोग माध्यमिक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माध्यमिक अणु कहते हैं, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, माध्यमिक अणु या इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कहते हैं किसको, जो दोनों में बनता है। क्लियर है? जो दोनों में रहता है वो क्या कहलाएगा, आपका माध्यमिक अणु कहलाएगा। बोलो क्लियर है? हो जाएगा। एक बात और सुन लो, जो आपकी प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं, प्राथमिक अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं की आणविकता, इन अभिक्रियाओं की आणविकता और इन अभिक्रियाओं की कोटि दोनों एक ही होती है। प्राथमिक अभिक्रियाएं जो होती हैं बेटा, इनकी आणविकता और इनकी कोटि, आणविकता को इंग्लिश में मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे और कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोलेंगे। दोनों क्या होती हैं, एक ही होती हैं। अब आप लोगों को अभी मैंने आणविकता और कोटि पढ़ाई नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं ले जा रहा। यहां तक आपको क्लियर हुआ? क्लियर है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो एक ही पद में संपन्न होती हैं, वो प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, वो जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
इन जटिल अभिक्रियाओं के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक पद क्या कहलाता है? प्राथमिक पद कहलाता है। प्रत्येक प्राथमिक पद में जो अणु कॉमन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माध्यमिक अणु बोलेंगे, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्लियर है? जो प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं इनकी आणविकता और कोटि क्या होती है? एक ही होती है। क्लियर? आगे बढ़े बेटा। ठीक, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा अभिक्रिया का वेग। इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज करो कि कोई अभिक्रिया चल रही है A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी। A क्या है? अभिकारक। B क्या है? उत्पाद। A क्या है? अभिकारक। B क्या है? उत्पाद। भैया सपोज करो कि लकड़ी से कोयले का निर्माण हो रहा है, ठीक है? तो लकड़ी से कोयले का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप भी बताओ, अगर लकड़ी से कोयले का निर्माण करना है तो हम प्रारंभ में क्या लेंगे? लकड़ी लेंगे। और प्रारंभ में कोयला कितना? प्रारंभ में कोयला होगा 0, जबकि प्रारंभ में लकड़ी कैसी होगी? अधिकतम। इसी प्रकार से जैसे अभिकारक A से अभिकारक B का निर्माण होना है तो शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में A की मात्रा तो होगी अधिक, A की मात्रा होगी अधिक, अधिक नहीं अधिकतम। हमने मान लिया 50 अणु, मान ले रहे 50 अणु या 50 ग्राम, कुछ भी मान लो। लेकिन प्रारंभ में B की मात्रा कितनी होगी? 0 0। B की मात्रा कितनी होगी? 0 0। अब समय गुजरा, सपोज करो 1 सेकेंड हो गया, है ना? तो जब समय गुजरेगा तो आपको पता है जब लकड़ी जलेगी तभी कोयले का निर्माण होगा। और जैसे जैसे लकड़ी का जलना शुरू होगा वैसे वैसे लकड़ी की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और लकड़ी की मात्रा कम होगी तो कोयले की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। शुरुआत में सपोज करो कि इसके 50 अणु थे तो इसके 0 थे। T बराबर 1 सेकेंड पर इसके 45 अणु बचे। कितने अणु बचे? 45। अब यार 5 अणु कहाँ गए? भैया हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है कि द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, नष्ट नहीं होता। अगर इसके 45 अणु बचे हैं तो 5 अणु कहाँ गए? 5 अणु दूसरे रूप में बदल गए, यानी कि B के रूप में आ गए। ये जो तरीका हम ले रहे हैं आपको समझाने का, ये 100% तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऊर्जा ही बनेगी, कुछ पदार्थ किसी और रूप में ही बदलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब T बराबर 2 सेकेंड पे सपोज करो कि इसके 40 अणु बचे। अगर इसके 40 अणु बचे तो फिर और अणु कहाँ गए? और अणु उत्पाद में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। तो इसके कितने हो जाएंगे? 10 अणु। T बराबर 3 सेकेंड पे इसके मान लो 35 अणु बचे तो फिर इसके कितने हो जाएंगे? 15 अणु हो जाएंगे। T बराबर 4 सेकेंड पे इसके मान लो 30 अणु बचे तो इसके कितने हो जाएंगे? इसके 20 अणु हो जाएंगे। T बराबर 5 सेकेंड पे सपोज करो इसके 25 अणु हैं
तो इसके कितने हो जाएंगे 25 अणु हो जाएंगे। भैया ऐसी ही आपकी अभिक्रिया लगातार क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ऐसी ही आपकी अभिक्रिया लगातार क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। एक निश्चित समय पर जब अभिकारक के अणुओं की संख्या 0 हो जाएगी तब अभिक्रिया का होना बंद हो जाएगा। तब अभिक्रिया का होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसी है एक रासायनिक अभिक्रिया का जर्नल सा उदाहरण। इसको देख के आपको क्या समझ में आया? इस अभिक्रिया को देख के हमें यह समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो काम होते हैं। एक तो अभिकारक की दर लगातार घटती है, दूसरा उत्पाद की जो मात्रा है वो लगातार क्या होती है, बढ़ती है। अभिकारक की मात्रा लगातार घटती है और उत्पाद की मात्रा लगातार क्या होती है, बढ़ती है। अभिक्रिया में यही काम होते हैं। तो इसके आधार पर हम बोलना चाहें अभिक्रिया के वेग के बारे में तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अभिकारक के घटने की दर को अथवा उत्पाद के बढ़ने की दर को हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या बोला हमने? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के घटने की दर को या उत्पाद के बढ़ने की दर को हम उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा तरीका देखो। बोलो अभिक्रिया के दौरान हो कारक, हो क्या रहा अभिक्रिया के दौरान? अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा। अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा? अभिकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। इतना सा काम हो रहा बस। तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, जैसे किसी सपोज करो हमने एक निश्चित समय ले लिया, तो किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की उत्पाद में परिवर्तित हुई मात्रा और लगा हुआ समय, इन दोनों के अनुपात को हम अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ध्यान देना, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की उत्पाद में परिवर्तित हुई मात्रा तथा लगे हुए समय के अनुपात हम अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर हम समय का मान एकांक कर दें, कितना कर दें? एकांक, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एकांक समय में अथवा 1 सेकंड में, एकांक समय में अथवा 1 सेकंड में किसी अभिकारक की जितनी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है उसे ही हम अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में अथवा 1 सेकंड में अभिकारक की जितनी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है उसे ही हम अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सपोज करो
कि स्मॉल t सेकंड में अभिकारक की x ग्राम मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हुई। सपोज करो कि स्मॉल t सेकंड में अभिकारक की x ग्राम मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हुई, तो यह अभिक्रिया की दर क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की दर। बोलो, अभिकारक की उत्पाद में परिवर्तित हुई मात्रा कितनी है? x, और लगा हुआ समय कितना है? t। तो x अपॉन t अभिक्रिया की दर कहलाएगी, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये औसत वेग है। क्या है? औसत वेग। हम लोगों ने क्लास 11th में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था। हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। काय का नियम बेटा? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था अपन ने। इस नियम में यह कहा गया था, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम? किसी भी क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। यह था द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। अब आप ही बताओ, जैसे जैसे समय घट रहा तो अभिकारक की मात्रा तो लगातार घटती जा रही, और अगर अभिकारक की मात्रा लगातार घटती है तो फिर अभिक्रिया का वेग भी लगातार क्या होगा? घटेगा। यानी कि हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग सदैव नियत नहीं रहता, बल्कि जैसे जैसे अभिक्रिया होती है तो अभिकारक की मात्रा के घटने के साथ साथ उसका वेग भी लगातार क्या होता जाता है? घटता जाता है। अतः हम सभी लोग किसी एक विशेष क्षण या विशेष सेकंड पर हम अभिक्रिया के वेग का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, और वो वेग उसका क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग। सपोज करो कि अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में, सपोज करो कि अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक की dx मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है। सपोज करो ऐसा कि अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक की dx मात्रा उत्पाद में क्या होती है? परिवर्तित होती है। तब अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा? तब अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर ये कहलाएगी dx अपॉन में dt। क्या कहलाएगी? dx अपॉन में dt। अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया की दर को हम हमेशा ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। काय के साथ प्रदर्शित करते हैं? ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। ऋण चिन्ह काय को प्रदर्शित करता है? जो ऋण चिन्ह है वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया का वेग समय के साथ साथ लगातार क्या होता है? घटता जाता है। अभिक्रिया का वेग समय के साथ साथ लगातार क्या होता जाता है? घटता जाता है। बोलो, क्लियर है? इतना आपको समझ में आया? एक और चीज देखो, अभिक्रिया के वेग को लिखने का एक तरीका और है। जैसे सपोज करो कि हमारी अभिक्रिया क्या है? A = B। अभिकारक क्या है? A। उत्पाद क्या है? B। अभिकारक की मात्रा हमेशा घटती है, उत्पाद की मात्रा हमेशा बढ़ती है। अभिकारक के घटने की दर को या उत्पाद के बढ़ने की दर को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग
या तात्क्षणिक वेग। कैसे लिख सकते हैं अपन इसे? डी मतलब डेल्टा ए अपॉन में डी टी, डेल्टा टी, है ना। ए की सांद्रता जो है वो घटती है, तो ए की सांद्रता के घटने की दर अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। बी की सांद्रता बढ़ती है तो आप इसे लिख सकते हो ये, है ना। तो बी के सांद्रता के बढ़ने की दर क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की दर कहलाएगी। ये है ए की सांद्रता के घटने की दर और ये है बी की सांद्रता के बढ़ने की दर। इसमें हमने ऋण चिन्ह का यूज किया है, इसमें हमने ऋण चिन्ह का उपयोग नहीं किया है। बोलो आपको समझ में आया? अभिक्रिया के वेग तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, है ना।